हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। हम आज 14 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड द अदर थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम्स फ्रॉम 20th ऑफ मार्च। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। उसके लिए यहाँ पर आपको यूपीएससी एनालाइजर का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका कि लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको पिंड मैसेज में एक लिंक दिखेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया कि न्यू दिल्ली की जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उसको शिफ्ट कर देंगे पोलैंड में, क्योंकि जो रशिया है अब उसने मर्सीलेसली बॉम्बिंग शुरू कर दी है यूक्रेन की। तो फर्स्ट यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, न्यू दिल्ली डिसाइडेड टू टेम्परली रीलोकेट द इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन टू पोलैंड। अब दूसरा यहाँ पर कंसर्न ये है कि इंडिया के जो 60% मिलिट्री सप्लाईज़ हैं वो अभी रशियन ओरिजिन के ही हैं। ऐसे में हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज है, तो ऐसे में स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर रशिया यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी करे भी तो दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ग्लोबल सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो ऐसे में पेमेंट कैसे किया जाएगा। अब रशिया से हम क्या क्या लेने वाले हैं, तो S-400 की अभी डिलीवरी पूरी नहीं हुई है, तो S-400 की कुछ यूनिट्स आना बाकी है। इसके अलावा 2 तलवार क्लास फ्रिगेट्स फ्रॉम रशिया आने वाली हैं। 2 यहाँ पर हम न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स रशिया से लीज पर ले रहे हैं, चक्रा 3 एंड चक्रा 4, जो कि 2025 में आने वाली हैं। तो इन सब की डिलीवरी में डिले हो सकता है, तो कुछ ये प्रॉब्लम है। फिर काटसा, मैंने आपको बताया काटसा क्या होता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब इसमें क्या था, कोई भी अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया से बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा तो अमेरिका जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन इस एक्ट के अंदर ही जो यूएस के प्रेसिडेंट, उनके पास ये पावर है कि कोई भी कंट्री अगर ट्रांजैक्शन करता है तो जो यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट है वो वेव ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने S-400 लिया यहाँ पर रशिया से, लेकिन अभी तक इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान का ये कहना है कि मिनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को ऐसे डिवाइड करने का काम ब्रिटिशर्स करते थे, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो परपीचुटी में हमेशा रहेगा। दिस वॉज द एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स बिकॉज दे नेवर एक्सेप्टेड इंडिया टू बी अ नेशन। उन्हें ये लगता था इंडिया में तो सिर्फ बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, इंडिया कभी नेशन बन ही नहीं सकता है। इसकी वजह से वो हमेशा कम्युनिटी लीडर से बात करते थे, उन्होंने कभी इंडिया को एज अ नेशन देखा ही नहीं। लेकिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ना कि कम्युनिटी। तो फॉर द ब्रिटिश द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंडिया वॉज कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिल्डिंग ब्लॉक इज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वी हैव अ ड्यूटी, पर्टिकुलरली दोज हु आर बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू चेंज द डिस्कोर्स। तो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं डिफाइन नहीं किया तो हम या आप कौन होते हैं यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को डिफाइन करने के। तो ये इनका पॉइंट है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूक्रेन टू यूपी। अब यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, यूक्रेन ब्रेड बास्केट है। रशिया और यूक्रेन 55 मिलियन मेट्रिक टन्स एक्सपोर्ट करते हैं वीट को। अब यहाँ पर ये लोग तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, तो जो इंडिया है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता है। अब जो ज़ेलेंस्की है उनका ये कहना है कि हम नेटो मेंबरशिप के ऊपर इंसिस्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी पीस हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यही होप किया जा सकता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिकली तरीके से पीस इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन जो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं, और वो चाहते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो यहाँ पर बो आउट कर दें। तो विद द होप दैट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बोज आउट एंड द कंट्री इज़ वीकन टू द एक्सटेंट कि यहाँ पर जो रशिया है वो वापस से अपना सर कभी ना खड़ा करे। जो चाइना है वो रशिया के साथ फॉर्मली खड़ा है, और चाइना का ये कहना है कि हम रशिया को सपोर्ट करेंगे। अगर चाइना और रशिया एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो ना ही ये नेटो के लिए अच्छा और ना ही ये इंडिया के लिए अच्छा है। अब रिपल इफेक्ट्स ऑफ द वॉर और ऑलरेडी बीइंग फेल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो वीट के हैं वो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो वीट प्राइसेस आर ऑल्सो स्काई रॉकेटिंग। इसका रीज़न ये है, जो यूक्रेन है वो ब्रेड बास्केट है, और रशिया और यूक्रेन टुगेदर नॉर्मली एक्सपोर्ट अबाउट 50 to 55 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो 200 मिलियन मेट्रिक टन्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है, और यहाँ पर 50 to 55 मिलियन मेट्रिक टन्स यहाँ पर रशिया और यूक्रेन कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वीट के प्राइस बढ़ने वाले हैं।
अब इंडिया इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो बफर है अभी वो है वीट का 7.46 मिलियन मेट्रिक टन, इतना बफर होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल स्टॉक्स हैं वो है 23.4 मिलियन मेट्रिक टन। तो ऐसे में हम 15 मिलियन मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मार्केट में प्राइस भी बढ़ेंगे। अब मार्केट में प्राइस इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में एक मैच हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को भी प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं। तो दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस इट्स फूड सब्सिडी बिल, और जिससे डॉलर्स आएंगे और यहाँ पर जो क्रूड ऑयल महंगा हुआ है उसके लिए पे कर सकते हैं। इंडिया नीड्स टू स्केल डाउन इट्स टारगेट ऑफ प्रोकरिंग वीट इन द कमिंग मार्केटिंग सीजन, और प्राइवेट सेक्टर को खरीदने देना चाहिए क्योंकि मार्केट में अपने आप ही प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि एक क्राइसिस हो रखी है जिसकी वजह से यहाँ पर वीट की सप्लाई में शॉर्टेज होगी। अब जो वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उसमें यहाँ पर पीडीएस बेनिफिशियरीज़ को ऑप्शन देना चाहिए कि वो यहाँ पर ग्रेन्स चाहते हैं या फिर कैश चाहते हैं। तो उनको जो कैश दिया जाएगा वो दिया जाएगा एमएसपी ऑफ वीट प्लस 20%। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है और यहाँ पर जो पीडीएस लीकेजेस को कम करने की कोशिश की जाती है, तो इतने में जो कॉस्ट जाती है उससे कम ही कॉस्ट आएगी अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कैश दे देगी इन ल्यू ऑफ ग्रेन्स। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया हो कि यहाँ पर जो वीट की शॉर्टेज होगी इंडिया उसका कैसे बेनिफिट ले सकता है, बस इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बुल्स आई। अब यूपी में क्या प्रॉब्लम है, कैटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रे कैटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लगभग हर साल 2.5 मिलियन नए स्ट्रे कैटल्स आ जाते हैं और जो कि यहाँ पर फार्मिंग को ख़राब करते हैं। अब इनके लिए ऑथर ने सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन भी हम देखेंगे। तो स्ट्रे कैटल मे नॉट हैव डिसाइसिवली इंपैक्टेड द आउटकम ऑफ द रिसेंट उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि यूपी में स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम है। अब फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली 7 to 8 ईयर्स ओल्ड तक ही कैटल को यहाँ पर रखते हैं अपने पास, उसके बाद वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसके लिए फीडर की ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ पर जो फार्मर है वो इंश्योर कर नहीं सकता कि अगर वो यहाँ पर ईल्ड ही नहीं हो रही है, कोई मिल्क ईल्ड ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर काऊ को रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। एज रिगार्ड्स मेल कैटल, और मेल कैटल की तो कोई भी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर्स, इन सबको यूज़ कर लिया जाता है यहाँ पर खेत को जोतने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, इन सब का सिस्टम आ गया, तो ऐसे में मेल कैटल की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉट डज रेयरिंग कैटल एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्योर। अब मैन्योर की जगह फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फार्मर्स, कुकिंग फ्यूल की जगह यहाँ पर एलपीजी यूज़ करते हैं, तो ऐसे में कोई भी काऊ डंग की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो इवन टेकिंग ना एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 7 to 8 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैटल, इसका मतलब ये है कि जो 15% ऑफ एनिमल्स है वो हर साल रिडंडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि गौशालास बनाई जाएंगे, तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि आपके पास वैसे भी यहाँ पर पैसों की कमी है और आप पैसे ऐसे खर्च करोगे, तो हमारे पास पब्लिक मनी की कमी है, तो स्कार्स पब्लिक मनी को यहाँ पर खर्च किया जाना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन पे। लेकिन अगर आप गौशाला में खर्च करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रैशनल एक्सपेंडिचर आपका नहीं है। यूपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो मेल कैटल है उनका स्लॉटर अलाउ किया जाए, तो अलाउ स्लॉटर ऑफ मेल कैटल। इसके अलावा दूसरा इन्होंने ये बताया है कि जो काउज यहाँ पर क्रॉस ब्रेड हैं जिसमें 50% से ज़्यादा जीन्स जो है वो हॉलिस्टीन फ्रिजन या जर्सी और अदर फॉरेन ब्रीड्स की हैं, तो उनका यहाँ पर स्लॉटर अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जो होली काउ है वो इंडिजिनस देसी काउस को हम होली काउ कहते हैं और ये तो क्रॉस ब्रेड हैं और इनमें फॉरेन ब्रीड है, तो इनका आप स्लॉटर अलाउ कर दो। तो ये ऑथर ने सोल्यूशन बताया है। आगे हम चलते हैं, एन अवॉइडेबल बैटल। अब यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस से क्या हुआ है, जो वेस्ट का ध्यान है वो वापस से रशिया के ऊपर चला गया और यहाँ पर जो चाइना एक्चुअल डीमन है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन डिसीजन टू गो ऑन द ऑफेंसिव व्हाट एवर द रैशनल। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, यूएस को सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दे देना था कि नेटो के एक्सपेंशन में हम रशिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ वो इतना सा स्टेटमेंट दे देते तो ये कभी क्राइसिस होती ही नहीं। तो वन लाइनर फ्रॉम द यूएस सेइंग दैट नेटोज एक्सपेंशन विल एड्रेस रशियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल प्रोवाइड द इम्पीटस टू एंड द करंट कन्फ्लिक्ट। लेकिन यूएस ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी ही नहीं, लास्ट तक वो यही कहते रहे कि जो यूएस है वो नेटो जो है उसकी ओपन डोर पॉलिसी है, नेटो को जो कंट्री चाहे ज्वाइन करना वो कर सकता है। तो बेसिकली उनके ऐसे स्टेटमेंट्स रहे जिसकी वजह से वॉर हुई है। यूक्रेन के जो ब्रेक अवे रीजन्स हैं, डॉनबास रीजन जिसमें कि यहाँ पर जो 2 रीजन्स आते हैं ल्यूहांस्क और डोनेत्स्क का, वो बहुत टाइम से मर्जर चाह रहे थे कि उनका मर्जर यहाँ पर रशिया के साथ हो जाना चाहिए। रशिया ने क्वेश्चन किया कि नेटो की क्या ज़रूरत है, कोल्ड वॉर के टाइम नेटो बना था लेकिन अब नेटो की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए नेटो को अब यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जो नेटो है वो अपने एक्सपेंशन के बारे में अभी भी सोच रहा था। तो वाई इज़ द यूएस doggedly pursuing Cold War era strategies against Russia when the demon on the block is China। तो यहाँ पर जो demon एक्चुअल वो चाइना है, लेकिन यहाँ पर जो यूएस है वो फिर से इंगेज हो गया रशिया में, इससे पहले अफगानिस्तान में इंगेज था। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होना चाहिए चाइना के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में चाइना क्या कर रहा है, चाइना इन सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है। वो ये देख रहा है कि यूएस कैसे एक्ट करेगा अगर चाइना कोई भी ऐसा एक्शन लेता। फॉर एग्जाम्पल चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस क्या करने वाला है। इससे चाइना को यूएस की वल्नरेबिलिटीज़ का पता चल रहा है कि यूएस कोई भी एक्शन नहीं लेगा, जो कि हमें देखने को मिल रहा है।
तो इन एप्टीट्यूड हमें पता चल रहा है यूएस और नेटो का टू सपोर्ट यूक्रेन विद बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर किसी ने भी अपनी मिलिट्री को नहीं भेजा और इसकी वजह से चाइना और ज़्यादा इम्बोल्डन होगा, और चाइना इम्बोल्डन होगा तो चाइना और ज़्यादा हॉस्टिलिटी इंक्रीज करेगा जो भी उसके आसपास के एरिया हैं साउथ और ईस्ट चाइना सी, इसके अलावा गलवान वैली में। तो इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? इंडिया को इससे यही सीखना चाहिए कि अगर चाइनीज़ एग्रेशन होता है तो इंडिया को भी कोई भी कंट्री सपोर्ट करने नहीं आएगा। तो देयर इज़ नो लाइक्लीहुड ऑफ द यूएस और एनी अदर नेशन गेटिंग इन्वॉल्व इन इंडियाज़ फाइट विद चाइना। तो हमें अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा इस सिचुएशन में हमें एक और चीज़ देखने को मिली है, जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है, वाइट सुप्रीमेसी। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया से स्टेटमेंट सुने होंगे कि ये तो यूरोपियन है, यूरोप में कैसे वॉर हो सकती है, जो वॉर का फिनोमेना है ये तो हमें सीरिया इराक में देखने को मिलता है, गल्फ नेशन में देखने को मिलता है, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, यूरोपियन वाले तो बहुत मेच्योर होते हैं, वहाँ पे कैसे वॉर हो सकती है। तो ये हमें वाइट सुप्रीमेसी का कहीं ना कहीं रेसिस्ट एटीट्यूड देखने को मिलता है। आगे हम चलते हैं। रशियन मिसाइल ने अटैक किया है यावोरेव बेस को। अब ये जो बेस है ये पोलैंड से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और पोलैंड जो है वो नेटो कंट्री है। तो रशियन मिसाइल अटैक ऑन यावोरेव बेस ब्रॉट द रशियन वॉर इन यूक्रेन टू जस्ट 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नेटो मेंबर पोलैंड। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं। हाउ साउथ एशिया व्यूज़ द वॉर। अब यहाँ पर कौन से कंट्री ने क्या स्टैंड लिया है रशिया यूक्रेन की सिचुएशन पे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल ने सपोर्ट किया था रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, तो इन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ने अब्सटेन किया है। नेपाल जो कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी मेंबर है, उसने एचआरसी रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है टू सेटअप एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कि रशिया ने क्या ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन किया है यूक्रेन में। अब इन कंट्रीज़ ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया ये हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया ने क्यों ऐसा स्टैंड लिया वो हमें पता है, लेकिन श्रीलंका ने क्यों लिया, भूटान ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो श्रीलंका है, कोलंबो को ऐसा लग रहा था कि जो भी इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो श्रीलंका की इस साल हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। इसके अलावा इंडिया ने $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया है ऑयल को यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन जो ऑयल के पेमेंट अभी भी श्रीलंका के लिए बहुत कम पड़ जाएगा क्योंकि ऑयल है वो और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। रशिया जो है मेजर बायर है श्रीलंकन टी का, लेकिन अब जो श्रीलंकन टी है वो रशिया एक्सपोर्ट कर पाएगा रशिया को या नहीं, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं। अब जब 1971 वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था, तब श्रीलंका ने साइड किया था पाकिस्तान के साथ और अपनी एयरफोर्स रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर श्रीलंका ने साइड्स लिए थे और श्रीलंका ने यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उस समय श्रीलंका को ये लगता था कि जो इंडिया है, इंडिया का कोई राइट नहीं है कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है पाकिस्तान की, इंडिया उसको वॉयलेट करे। तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंटरेस्ट ले बिहाइंड द पोजीशन टेकन बाय श्रीलंका इन 1971, क्योंकि इससे श्रीलंका को ये लगने लग गया कि अगर एक कंट्री को यहाँ पर बांट सकता है इंडिया, तो बेसिकली इससे श्रीलंका की भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो श्रीलंका को इंडिया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह लगने लग गया था, इसीलिए यहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया था, पाकिस्तान के साथ साइड किया था। तो हमने यहाँ पर श्रीलंका का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। अब पाकिस्तान एम्ब्रेस ऑफ रशिया, पाकिस्तान ने क्यों अब्सटेन किया? तो पाकिस्तान ने इसीलिए अब्सटेन किया क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर चाहता है कि रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाएं, क्योंकि यूएस के साथ जो है पाकिस्तान के रिलेशंस वो काफ़ी टाइम से ख़राब है। यहाँ पर जब से जो बाइडन आया उन्होंने एक भी बार बात तक नहीं की यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। तो पाकिस्तान होप्स टू बिल्ड अ न्यू एक्सेस विद चाइना एंड रशिया दैट विल टेक चार्ज ऑफ अफगानिस्तान इन यूरेशिया। अब बांग्लादेश ने यहाँ पर क्यों अब्सटेन किया है? तो बांग्लादेश एब्सटेंटेशन कैन बी सीन इन द लाइट ऑफ टेंशंस बिटवीन द यूएस। अब यूएस ने क्या किया, रैपिड एक्शन बटालियन जो है बांग्लादेशी, उसको यहाँ पर सैंक्शन कर दिया, क्योंकि यूएस का ये कहना है कि ये जो बटालियन है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है। इसके अलावा ढाका जो है उसको पता है कि 1971 में जब इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था उस समय हमारी रशिया ने हेल्प की थी, तो उस समय मॉस्को ने हेल्प की थी और बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। इसीलिए यहाँ पर रशिया के लिए अभी भी ग्रेटिट्यूड ऑफर करता है बांग्लादेश, और यहाँ पर बांग्लादेश ने भी अब्सटेन किया है। रशिया ढाका में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहा है, रोपुर में। नेपाल पिच अगेंस्ट रशिया, अब नेपाल ने अगेंस्ट क्यों वोट किया है? चाइना और इंडिया के बीच में सैंडविच हो रखा है नेपाल, बोथ ऑफ विच अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो यहाँ पर ना चाइना ने वोट किया रशिया के अगेंस्ट, ना इंडिया ने वोट किया, दोनों ने ही अब्सटेन किया। अब $500 मिलियन की ग्रांट यूएस प्रोवाइड कर रहा था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था नेपाल में कि इसकी वजह से हमारी सॉवरेनिटी हर्ट हो जाएगी। वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेपाल को भी $500 मिलियन का यूएस से डेवलपमेंट ग्रांट मिला है, तो ऐसे में उसने अगेंस्ट वोट कर दिया। भूटान है, भूटान ने अगेंस्ट वोट किया। भूटान ने अगेंस्ट इसीलिए वोट किया क्योंकि भूटान का ये मानना है, इफ़ वी गो बाय सम ऑफ द जियोपॉलिटिकल लॉजिक ऑफ रशियन इनसिक्योरिटी, तो रशिया ने अपने दिमाग में बना लिया कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है और हमारी ये जो नेटो फोर्सेज है ये हमारे
बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएंगी। तो अगर इस लॉजिक से जाएं तो कोई भी जो बड़ा कंट्री होगा अगर उसको थोड़ी भी इनसिक्योरिटी लगेगी तो वो स्मॉलर कंट्री के ऊपर अटैक कर देगा। तो इस लॉजिक से यहाँ पर भूटान ने अगेंस्ट वोट किया। अब मालदीव्स से इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी चाइनीज टिल्ट थी, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर यूएस टिल्ट है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। अफगानिस्तान में जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बेसिकली जो आउटस्टेड गवर्नमेंट है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी तक जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट, उसको अभी तक लेजिटिमेट माना ही नहीं गया है, और यहाँ पर उन्होंने अगेंस्ट वोट किया। लेकिन तालिबान रिजीम का ये कहना है कि हम न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं। हाउ वॉर कैन हिट सेमीकंडक्टर सप्लाई। अब नियॉन और पैलेडियम की सप्लाई बहुत ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि नियॉन और पैलेडियम जो होता है वो रशिया और यूक्रेन से आता है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देखने को मिलेगा। तो सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स इज वंस अगेंस्ट अंडर थ्रेट अमिड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। According to a report by Moody's Analytics, palladium and neon are two resources that are key to the production of semiconductor chips। और जो रशिया है वो 40% पैलेडियम को सप्लाई करता है, और जो यूक्रेन है वो 70% ग्लोबल सप्लाई ऑफ नियॉन करता है। अब जो नियॉन गैस है वो यूज़ की जाती है फोटोलिथोग्राफी में, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं। तो नियॉन गैस का यूज़ होता है, और ये गैस 99.99% प्योर होनी चाहिए, जो कि बहुत रियलिटी में पाई जाती है। और यहाँ पर यूक्रेन की 2 कंपनीज इसको प्रोड्यूस करते हैं 99.99% प्योर नियॉन गैस, जो कि यूज़ होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को फैब्रिकेट करने के लिए। जो पैलेडियम है उसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस है, बेसिकली इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो इन दोनों की अगर शॉर्टेज होगी तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगी। अब रशिया के सारे मिसाइल टैंक्स के ऊपर आपको ये जेड दिखेगा। अब ये लेटर जेड क्यों, ये इसका हम देखेंगे कि ये सिंबॉलिज्म क्यों है। तो लेटर जेड ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। The Art newspaper has reported that the Russian Ministry of Defense explained on Instagram that Z represents a number of slogans। तो रशियन वर्ड जा का मतलब होता है फॉर, तो कहीं भी जा लगा दो, फॉर विक्ट्री, फॉर पीस, एज वेल एज अदर फ्रेजेस स्टार्टिंग विद द लेटर जेड। तो जेड जो है रशियन वर्ड में इसका मतलब होता है फॉर, जा फॉर। आगे चलते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा सब्सिडी बिल हाइक हो जाएगा। जो हमारा डेफिसिट है उसको चेक में रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जो नेचुरल गैस है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल गैस है उसका यूज़ होता है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसे में यूरिया के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, रशिया और बेलारूस सेकंड और थर्ड प्रोड्यूसर्स हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश के, और म्यूरेट ऑफ पोटाश इंडिया 100% इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में हमारा सब्सिडी बिल बढ़ने वाला है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने वाला है। तो बेसिकली हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो सोचा था कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस रहेगा $70 से $75 पर बैरल, वो उससे बहुत ज़्यादा लगभग $130 पर बैरल पहुँच गया। तो ऐसे में इंपोर्ट बिल को यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। वीज़ा और मास्टर कार्ड ने यहाँ पर बैन लगा दिया है कि रशिया में ये दोनों सिस्टम्स ने पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। तो सैंक्शंस लेड विड्रॉल ऑफ कार्ड पेमेंट्स नेटवर्क्स लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड फ्रॉम रशिया थ्रोज लाइट ऑन द डोमिनेंस ऑफ यूएस बेस्ड कंपनीज। तो हमें ये पता चल रहा है कि यूएस बेस्ड कंपनीज की कितनी ज़्यादा डोमिनेंस है। लेकिन इंडिया को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास NPCI का रुपए सिस्टम है। लेकिन रुपए ने अभी तक इतना मार्केट कैप्चर नहीं किया। कि डेबिट कार्ड में देखा जाए तो रुपए के लगभग 60% कार्ड्स है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अभी भी ये दोनों कंपनियाँ ही डोमिनेंट हैं। तो ये दोनों कंपनीज ही डोमिनेंट है अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड में। इसके अलावा जो यहाँ पर UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ोनपे और गूगल पे से ही होते हैं। तो फ़ोनपे को यहाँ पर जो ओन करता है वो करता है वॉलमार्ट, और यहाँ पर गूगल पे को तो गूगल ही ओन करता है। तो इंटरेस्टिंगली जो कार्ड स्पेस है डेबिट कार्ड, उसको NPCI 60% ओन करता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड स्पेस देखें, UPI स्पेस देखें, तो उसको अभी भी US लेड कंपनीज ही ज़्यादातर डोमिनेट करती हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।